हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इम्तियाज़ अहमद बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने बिहार स्पेशल का भी कुछ लेक्चर्स बना रखा है और अब मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ, और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी मैं स्टार्ट कर रखी हूँ। तो ये सारे धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चर्स को, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और डेली देखिए लेक्चर्स को। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 63 बीपीएससी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मौली कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुआ है, बराबर से भी प्राप्त हुआ है, राजगिरी से भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है? तो मनेर के ताम्रपत्र से अधिपत्य का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये क्या है? तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ठीक है, तो ये तिरहुत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? तो कौन कौन से हैं जो बिहार में आए हुए हैं? तो फाहियान, युवांग, च्वांग, इत्सिंग, तीनों आए हुए हैं। इसका आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? तो मुल्ला तकिया। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसीय बर्नियर जो है, जो बिहार नहीं आया था। बाकी मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ये लोग बिहार आए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो ये मिर्जा नाथन की रचना है। ठीक है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं? जो प्राचीन बिहार है उसका जो प्राचीन बिहार का इतिहास है उसका जानकारी क्या क्या चीज़ से मिलता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। तो इसमें आंसर डी दे रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें सबसे हमको जानकारी के स्रोत मिलते हैं, भग्नावशेष से मिलते हैं, यात्रा वृत्तांत से भी मिलता है, अभिलेख से भी मिलते हैं, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। इन सब चीज़ों से हमें प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं क्या? उपयुक्त सभी। सेम ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ दिया है बस, और कुछ नहीं। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, यानी इसका आंसर है डी। यानी पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत भग्नावशेष से भी मिलता है, यात्रा वृत्तांत से भी मिलता है और धार्मिक ग्रंथ से भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है सी, यानी इसका ऑप्शन में 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। यानी लौरिया अरेराज से मिला है, लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, सहसराम से मिला है, रामपुरवा से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो सहसराम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है? तो प्राकृत भाषा है। ठीक है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है? तो लिपि, मौर्यकालीन जो अभिलेख है उसकी लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहानी की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है? उपयुक्त सभी, यानी कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? मतलब ये सभी जगह से मिले हैं। इसका आंसर है डी। चिरान से भी मिला है, चेचर से मिला है, सोनपुर से और मनेर से, इन सभी जगह से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनार्क का लेख तथा शाहपुर एवं मदार
से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देववनार्क के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? इसका आंसर दे रखा है डी, यानी सभी से मिलती है। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलता है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलता है। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी मिलता है। ठीक है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, बिहार के लिए जो सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो क्या है? तो अथर्ववेद है। ठीक है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, मतलब इसका आंसर दे रखा है सी, यानी ए और बी दोनों से। जो बौद्ध साहित्यिक विनय पिटक और दीर्घ पिटक से क्या जानकारी मिलती है? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो कनिंघम थे। कनिंघम जो थे वो बिहार में उत्खनन भी किए हैं और कई प्राचीन स्थलों का खोज भी किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कनिंघम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया? तो कनिंघम ने लगाया। ठीक है, वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। ठीक है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि बोध गया के मंदिर को किसने खोजा था? बोध गया कितना फेमस है आपको पता है? तो ये कनिंघम ने खोजा था। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन बनाना सीखिए, क्वेश्चन बना के पढ़िए और एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पढ़िए, ताकि क्वेश्चन बीपीएससी में कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपका गलत नहीं होगा। आप ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन देखिए, लेकिन सिर्फ वही मत देखिए, उस क्वेश्चन को आप देखिए कि कितने तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन वही सेम चीज़ रहता है और उसको उलट पुलट के पूछ देता है और गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, तो केसरिया स्तूप का भी उन्होंने खोज किया। लौरिया अरिराज का अशोक स्तंभ है उसका भी खोज किया। बसाठ के अवशेष के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल, इसका भी उन्होंने खोज किया। ठीक है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, क्या लिपि है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो खरुष्टी है, ना ही अरमाइक है, ना ही ग्रीक है, यानी इसका आंसर कोई भी नहीं है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये क्या है? शेर शाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर वह मुगल शासक था जिसका अभिलेख कहाँ मिला है? तो बिहार में मिला है। ठीक है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंधों में जानकारी का स्रोत है? तो ये है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय से हमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? बौद्ध धार्मिक साहित्य के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो गुलाम हुसैन तबाई ने की है। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें, तो इसमें कौन कौन सा है? रियाज उस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, तारीख़े शेर शाही किसने लिखा है? अब्बास सरवानी ने लिखा है। विकायत मुस्ताकी किसने लिखा है? रिजकुल्लाह ने लिखा है। अफसानाए शाह किसने लिखा है? शेख कबीर ने लिखा है। बसाती नुल उन्स किसने लिखा है? इख्तिसान देहलवी ने लिखा है। ठीक है, और ये क्या है? मुल्ला बहानी यात्री कहाँ के थे?
मुल्ला बहबानी यात्री थे, ईरान के थे। ठीक है, मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। डी, फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट गाजिस्टर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियाँ पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अपसट से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसके अंकित है? तो रामायण के अंकित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अपसट यानी कि जो जिसको गया बोलते हैं, गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है और उसके दीवारों पर कथा चित्र अंकित है। तो किसका अंकित है? तो रामायण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक बिहार से है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। कब से होता है? तो 40,000 ईसा पूर्व से होता है। ठीक है, बिहार में कुल ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? 1-2 कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड। ठीक है, बिहार में आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बी, मुंगेर एवं नालंदा से। ठीक है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो नव प्रस्तर युग के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर एवं नालंदा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये नव प्रस्तर युग के हैं। ठीक है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। ठीक है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो डी, उपयुक्त सभी यानी चिरांद, चेचर और सोनपुर एवं मनेर, इन तीनों जगह से ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ हो रहा है क्वेश्चन में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही आर्य जो है पूर्वी भारत में आए थे बिहार सहित। ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था? तो लोहे का उपयोग। लोहे के उपयोग से उन लोग के जीवन का जो शैली था वो बहुत आसान हुआ। अगला क्वेश्चन है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, यानी मगध तथा विदेह भी था और अंग एवं लिच्छवी भी था। ठीक है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का क्या था? आवास स्थल रहा है। तो इसका आंसर है मगध। ठीक है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो कौन था? तो विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो इसका यूज मगध के लोगों के लिए किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। ठीक है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ठीक है,
तो विदेह जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। ठीक है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। महाजनपद से अब अगला क्वेश्चन महाजनपद से शुरू होता है। तो इसमें है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? तो इसमें 3 जो महाजनपद है जो वर्तमान में अभी बिहार है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो जो वत्स है वो वर्तमान बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर एवं मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? तो चंपा थी। ठीक है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये मगध महाजनपद में सम्मिलित था। ठीक है। मगध महाजनपद की राजधानी थी तो ग्रीवरेज थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ये चंपा नदी है जो मगध और अंग को पृथक करती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये जो वज्जी है वो ये 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो ये जो चेंदी है ये वज्जी साम्राज्य में शामिल नहीं थे। तो ये वज्जी संघ में शामिल कौन कौन था? लिच्छवी था, ज्ञात्रक था और विदेह। ये जो तीनों हैं ये वज्जी संघ में शामिल था। ठीक है। इसके अलावा और कितने हो जाएंगे? 8 में से 3 ये हो गया, बाकी बचे हुए और भी हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो चेदी। चलिए हम अगला क्वेश्चन लाते हैं। वज्जी संघ की राजधानी थी, कहाँ थी? तो वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये क्या है? वज्जी में क्या था? गणतंत्र था। अगला जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है। कब पूछा हुआ है? तो 46 जो बीपीएससी था उसमें पूछा हुआ है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये ग्रीवरेज में थी। ठीक है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो ये अंग भी था, ये एक महाजनपद था। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बुक में दिया हुआ है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। तो ये कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये वैशाली जिले में स्थित है। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, कहाँ से संबंध था? तो वज्जी संघ से संबंध था। सिद्धार्थ वज्जी संघ का एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के क्या थे? प्रमुख थे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, कहाँ की थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख जो था, लिच्छवी का जो प्रमुख चेटक था उसकी बहन थी त्रिशला। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में क्या है? स्थित है। महावीर की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए थे।
जो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था उसमें कौन सा कार्य हुआ था, ठीक है। तो उसमें हुआ था जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ, ठीक है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली है। तो वसुपूज्य की जन्मस्थली है कौन सा है, तो चंपा है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ जाता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे, तो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो इब्रू कुवेला में मिले थे, जो कहाँ है, बोध गया में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। ये क्या है, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे। जो प्रथम बौद्ध संगति था उसमें कौन सा कार्य हुआ था, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे, तो जो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसमें जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में अस्थावीर और महासांगिक के रूप में विभाजित हुआ, ठीक है। और दूसरा जो बौद्ध सम्मेलन हुआ वो कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे, तो कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब ये पूछा जा सकता है कि कौन से बौद्ध सम्मेलन में कौन सा काम हुआ है, ठीक है। तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में क्या क्या काम हुए हैं, ये चीज़ आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है, तो ये पता होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो ये रहा उपयुक्त सभी, यानी बोध गया से भी संबंध रहा है, राजगीर से भी रहा है और वैशाली से भी उनका अच्छा खासा संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। क्या क्या सम्मिलित थी, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र का विनाश का कारण बताया था। उसमें कौन कौन सा था, तो बाढ़ भी था, अग्नि भी था, आंतरिक कलह भी था। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है मगध साम्राज्य के उत्थान से, ठीक है। तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो मगध को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो गिरिवृज थी, ठीक है। अब महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो बृहद्रथ वंश था जो मगध का प्रथम राजवंश था, ठीक है। इसकी चर्चा हमें कहाँ मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता वेदरथ से आरंभ होता है, ठीक है। मगध जनपद का संस्थापक था, तो कौन था, बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये जो थे हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को क्या कहा गया है, श्रेणिक कहा गया है, और अजातशत्रु को कुर्णिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का क्या था, मित्र था। अब ये क्वेश्चन में देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही टर्निंग है। ये जो बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से थे, ये तो सबको पता होता है कि हर्यक वंश से थे, लेकिन बिंबिसार को किस नाम से जानते हैं, श्रेणिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अजातशत्रु को कुर्णिक के नाम से जानते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन बन जाता है बीपीएससी में, जैसे महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे, तो उसमें आ जाएगा बिंबिसार हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा, बहुत सारे नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको देना है बिंबिसार। ये जो लास्ट वाला लाइन है ना, बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था? बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो ये उन्होंने तीनों के साथ किया था। कौशल देवी के साथ भी किया था, चेलना के साथ भी किया था, खेमा के साथ भी किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वजीद संघ की राजकुमारी थी। ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ठीक है, अंग को जीता था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को जीता था। ठीक है। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व तक था। ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो ये अजातशत्रु ने किया था। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के कौन सा शासक किया था? तो वो अजातशत्रु ने किया था। वजीद संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। कौन सा? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? तो ये वैशाली की थी। ठीक है। अजातशत्रु ने, अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये लिच्छवी के साथ किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, आप भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो वो हो गया लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये उदयन ने किया था। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये उदयन ने बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक था तो नागदशक था। ठीक है। और हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ? तो ये शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग ही था। ठीक है। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवृज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो वो शिशुनाग ने यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो आंसर हो गया कालाशोक। कालाशोक को क्या बोलते हैं? काकवन भी कहा जाता है। ठीक है। कालाशोक सिर्फ इनका नाम ही है, लेकिन इन्होंने जब राजधानी बनाया उसके बाद से बिहार की राजधानी कहाँ रही? मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा और अभी भी बिहार की राजधानी पटना ही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए, जब भी आप बौद्ध संगति पढ़ते होंगे तो ये राजा का नाम में आपको बहुत दिक्कत होता होगा। तो देखिए, दूसरा यानी दूसरा बौद्ध संगति, ये जो कालाशोक है 2 टर्म में लिखे, एक तो काला दूसरा शोक। तो यहाँ पे भी एक तो ये काला शब्द हो गया, दूसरा शोक शब्द हो गया। तो दूसरे बौद्ध संगति में कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है। ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साबक मीर ने की थी। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक था तो महापद्म नंद था। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को काली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सौर छत्रांग, एक छत्र
और एकराट कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है? तो महापद्म नंदन को कहा गया है। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था, कौन था? तो घनानंद था। ठीक है, जिन्होंने चाणक्य का क्या किया था? अपमान किया था। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी चाणक्य की मदद से, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था? तो महापद्मनंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय महापद्मनंदन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। ठीक है, घनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, मे भी रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था। ठीक है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया? तो ये वैशाली के विजयों से उसको सुरक्षित करने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया था? इसको सुरक्षित किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो 320 ईसा पूर्व में। ठीक है, आप थोड़ा सा ये ईस्वी में दे रखा है, ये ईसा पूर्व है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वरना गलत हो जाता है ना थोड़ा से। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज जो है पटना में आया था, यानी कि पाटलिपुत्र में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था? तो सेलुकस ने भेजा था। ठीक है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो चाणक्य था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण। क्वेश्चन ये भी आ सकता है तो कि भारत का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे मुक्ति दिलाई थी? तो यूनानियों से दिलाई थी। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? इंडिका। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ये बहुत फेमस है, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये तो सब लोग जानता है, इंडिका नाम है इसका। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के लेखक हैं, कौन है? तो कौटिल्य हैं। कौटिल्य का नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज का जो यात्री वृत्तांत है उसमें मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, कौन बना था? तो बिंदुसार बना था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? बिंदुसार बना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो शिलालेख 13 में मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। ठीक है, तीसरे का याद करने का तीसरा है और ये तिस्य है। ठीक है, एक दूसरे से ही रिलेटेड है। तो मोगली पुत्र तिस्य, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में नहीं हुआ था, वैशाली में दूसरे का हुआ था। तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? जो तृतीय बौद्ध संगति था उसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो कलिंग का जब युद्ध अशोक ने किया और उसमें जीता, उसके बाद वहाँ पे जो घटना, जो वहाँ पे लोगों की मृत्यु वगैरह जो हालत देख करके उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद उसने युद्ध नीति को त्याग करके धर्म नीति को अपनाया। अशोक का धर्म था क्या था? तो नैतिक आचार संहिता था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो ये बोधगया में। अगर आपको मेरा लेक्चर से थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और डेली इस लेक्चर्स को देखा कीजिए। और मतलब अगर इसीलिए मैं इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक एक ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊँगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। तो इसीलिए एक लेक्चर में ये जो मैराथन चलता है वो लेकर के आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाइएगा। एक लिमिट होता है 1 घंटे 1.5 घंटे, उसके बाद आप नहीं पढ़ पाइएगा। इसीलिए मैं पार्ट में लेके आ रही हूँ और आप इसको डेली देखिए और अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोधगया का किया था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में की थी। ये और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख बिहार में के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है तो रुमनदेही का जो अशोक का जो अभिलेख है वो बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी। तो ये पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। क्या चीज़ का बना था? तो लकड़ी का बना था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।